पानी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे राजस्थान के अंदर कोई परमानेंट ऐसा पानी का सोर्स नहीं है। चैनलाइज करके नाला बना के नहर बना के अगर शेखावाटी एरिया की तरफ मोड़ दिया जाए उस पानी को तो शेखावाटी के अंदर इतना प्रोडक्शन हो सकता है। अगर झुंझुनू जिले की बात करें तो झुंझुनू जिले में सारी फसलें होती है। यहाँ पे सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दे रखी हैं आजकल, स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज पे बहुत सारी सब्सिडी भी दे रही है सरकार। अगर कोई सशक्त टेक्नोलॉजी है या कोई मतलब रिसोर्स है तो वो बरसात का पानी है। कृषि को कितना बजट मिलता है, वैसे तो कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी आज़ादी के 76 साल पूरे हो चुके हैं तो बरसात के पानी पे कोई खर्चा नहीं आता है, कोई बिजली का बिल नहीं आता है। नमस्कार, 90.0 FM झुंझुनू का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आरजे कविश आपके साथ। कार्यक्रम का नाम है एक कदम बदलाव की ओर, जहां पर हम हर बार अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और हमारी खेती किसानी से संबंधित बातें यहाँ पर होती हैं। आज के इस खास एपिसोड में जो है वो हम बात करने वाले हमारी खेती किसानी से संबंधित। ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है जिनके पास में खेत है, खलियान है या जिनका परिवार खेती किसानी में इन्वॉल्व है। साथ ही उन लोगों के लिए भी है जिनको खेती के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि आज इस वीडियो से जो है वो आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलने वाली है, जानने को मिलने वाली है। आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं हमारे झुंझुनू से, और राजस्थान जो हमारा किसान आयोग है वहां पर भी सर ने बहुत लंबे अरसे तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे खास कार्यक्रम। धन्यवाद। तो सर, कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो सर राजस्थान से, चूंकि हम राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान से ही मैं करना चाहूंगा। आपने एक लंबे अरसे तक इस फील्ड में काम किया है, तो राजस्थान को आप किस तरीके से देखते हैं? थोड़ा सा ओवरऑल हमें राजस्थान का ओवरव्यू दीजिए। किस तरीके से पानी के रिसोर्सेज हैं, कैसी खेती होती है, क्या क्लाइमेट है यहाँ का? कृषि के क्षेत्र की बात करें तो आज राजस्थान है वो पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है और कृषि के क्षेत्र में भी राजस्थान के अंदर कई अच्छे काम हैं। चाहे प्रोडक्शन की बात करें, चाहे प्रोडक्टिविटी की बात करें, राजस्थान प्रदेश ने कई बार नेशनल लेवल पे कई तरह के अवार्ड जीते हैं, जिसमें चाहे वो पल्स प्रोडक्शन की बात करें, चाहे अनाज के उत्पादन की बात करें। कई बार राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को सम्मानित किया गया है। आज भी राजस्थान प्रदेश है उसमें लगभग 10% क्षेत्रफल है, लेकिन पानी है वो सिर्फ 1% के आसपास है। जनसंख्या भी यहाँ के करीब 7.5 करोड़ के आसपास है और उतना ही हमारे पास में पशुधन है। लेकिन दोनों क्षेत्र में राजस्थान बहुत रिच है। पानी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे राजस्थान के अंदर कोई परमानेंट ऐसा पानी का सोर्स नहीं है। दो ऐसी नदियाँ हैं, माही और चंबल नदी है जो यहाँ पे बहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे एरियाज़ में जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ एरिया में उसका पानी लगता है। माही का जो है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा एरिया को कवर करता है। अगर नहरों की बात करते हैं तो गंगानगर क्षेत्र है जिसके अंदर सबसे पहले गंग कैनाल आई थी 1935 के अंदर, उसके बाद में भाखड़ा और उसके बाद में राजस्थान कैनाल, जिसको आज इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जानते हैं। इससे बहुत बड़ा बदलाव आया राजस्थान के प्रोडक्शन के अंदर। राजस्थान आज भी बहुत सारी फसलों की हम बात करते हैं तो हम आज भी 40% बाजरा पैदा करते हैं पूरे देश का और 50% के आसपास हम सरसों भी पैदा कर रहे हैं। ग्वार सबसे ज़्यादा राजस्थान में पैदा होता है, मोठ सबसे ज़्यादा हम पैदा करते हैं, मेहंदी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है और मसालों की बात करें तो जीरे के अंदर हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 नंबर पे हैं। मेथी भी बहुत ज़्यादा होती है, सौंफ होती है, सब तरह के मसाले राजस्थान में उगाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान की बात करें चाहे हिंदुस्तान की बात करें, यहाँ पे कृषि को प्रायोरिटी नहीं है। अगर पूरे देश के बजट की हम बात करते हैं तो कृषि को कितना बजट मिलता है, वैसे तो कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी आज़ादी के 76 साल पूरे हो चुके हैं। 2/3 जनसंख्या आज भी खेती के साथ जुड़ी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और प्रोडक्शन भी हमने 6.5 गुना बढ़ाया है आज़ादी से लेकर अब तक। आज़ादी के समय हमारा जो प्रोडक्शन था वो करीब 5 करोड़ के आसपास था और आज हमारा 33.05 के आसपास है। लेकिन हमारी जनसंख्या भी 4.5 गुना बढ़ी है। हमारे रिसोर्सेज हैं, पानी और जमीन और जलवायु, सब धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं। हमारे जो भी संसाधन थे जिसकी वजह से हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, खुशहाली आई, आज हमारे जो पानी है वो धीरे धीरे सिमट रहा है। अगर शेखावाटी की बात करें तो शेखावाटी में झुंझुनू की बात करते हैं हम, झुंझुनू के अंदर खेतड़ी, सिंगाना, बुहाना, पिलानी और बगड़ तक का पानी खत्म हो चुका है। अगले 10 साल के अंदर पूरे झुंझुनू जिले में पानी सूख जाएगा
और सीकर के क्या? सीकर में भी धीरे धीरे कम हो रहा है। बहुत सारा नीम का थाना है और बहुत सारे उधर एरियाज हैं, वहाँ पे पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। और राजस्थान के अंदर कुछ एरिया में तो 50% एरिया में पानी खा रहा है और नीचे वाला पानी दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है और उसकी क्वालिटी है वो खारा भी होता जा रहा है। तो हमारे पास में पानी के बचाने के लिए अगर कोई सशक्त टेक्नोलॉजी है या कोई मतलब रिसोर्स है तो वो बरसात का पानी है। बरसात के पानी पे कोई खर्चा नहीं आता है, कोई बिजली का बिल नहीं आता है। जितना पानी बरसता है उस पानी का 3/4 समुद्र में जाके खारा हो रहा है। मुश्किल से 1/4 पानी को हम बचा पाते हैं। तो जो बरसात का पानी है उसको किस तरह से कंजर्व किया जाए, कैसे कलेक्ट किया जाए, कैसे उसको कलेक्ट करके रिसाइकिल किया जाए। जल ग्रहण विकास कार्यक्रम का एक सिद्धांत है कि आकाश का पानी पाताल में, गाँव का पानी गाँव में, खेत का पानी खेत में, छत का पानी कुंड में। बहते पानी को चलना सिखाना है, चलते हुए पानी को रेंगना और रोकना सिखाना है। अगर इस कॉन्सेप्ट पे पूरे देश में काम किया जाए तो पानी की समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। आज पानी की बात करते हैं तो पानी का मिसयूज एंड मिसमैनेजमेंट ज्यादा है। बिल्कुल दुरुपयोग और कुप्रबंध की वजह से आज पानी हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या बना पूरे देश और दुनिया के सामने। तो जो बरसात का पानी बरसता है उसके ऊपर हम सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए पूरे देश का कि बरसात के पानी को कैसे किस तरह से बचाएं, कैसे कंजर्व करें, कैसे कलेक्ट करें और कैसे हम एक तरफ पानी की अधिकता है, दूसरी तरफ पानी की कमी है। अधिकता वाले पानी को अगर बाढ़ वाले पानी को सूखे के अगर मोड़ दिया जाए, चैनलाइज करते तो सारी समस्या हल हो जाएगी, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, खुशहाली भी आ जाएगी, किसानों की आमदनी भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर, इसी में जैसे कि थोड़े वक्त पहले जब प्रधानमंत्री जी जब आए थे, पहला टेन्योर उनका था, तो उस वक्त एक सबसे बड़ी समस्या थी कि लोगों के पास में जो है वो बैंक अकाउंट नहीं हुआ करते थे। तो एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई और करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट्स फ्री में खोले गए। तो आज उसका फायदा हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो डिजिटल ज्यादा हो रही है, ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो क्या ऐसे ही एक मुहिम की आवश्यकता है जिसमें लोगों को उसी जन चेतना के साथ, एनर्जी के साथ में बोला जाए कि पानी स्टोर हमें करना कितना महत्वपूर्ण है? पानी को बचाने के लिए हम एक जन आंदोलन छेड़ना पड़ेगा और ये पानी आम जन की समस्या है। जब तक समाज और सरकार दोनों मिलके काम करेंगे, समाज की ज्यादा जिम्मेदारी है सरकार की वजह से। समाज के लोग इसमें ज्यादा आएंगे, आगे बढ़ के अपना समझ के पानी को बचाएंगे। पानी किसी व्यक्ति का नहीं है, पानी एक हमारी संपदा, एक निधि है जो भविष्य के लिए बचा के रखना हमें बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सर इसी में अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जैसे आपने राजस्थान के बारे में बात की, तो राजस्थान में आपने कुछ नदियों का जिक्र किया जो कुछ एरियाज में हमारे पास में है। तो कौन से साइड का एरिया ऐसा है जहां पर बाढ़ का पानी, जहां से जो बाढ़ आती है या बारिश आती है तो पानी वेस्ट हो जाता है और उस पानी को किस तरफ मोड़ा जा सकता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए मैं आप बताना चाहूँगा, कई बार मैं पॉइंट आउट भी करता हूँ कि जो बरसात के सीजन में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में बरसात अच्छी होती है और उसका पानी घग्गर फ्लड के नाम से राजस्थान के गंगानगर जिले और हनुमानगढ़ के बीच से पानी निकल के पाकिस्तान में जाता है और वो नाली कम से कम महीनों 2 महीने तक चलती है कई बार। अच्छा। बरसात के ऊपर डिपेंड करता है कितनी बरसात हो रही है, कितने लंबे समय तक हो रही है, कितनी इंटेंसिटी से हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा। तो उस पानी को अगर चैनलाइज करके, नाला बना के, नहर बना के अगर शेखावाटी एरिया की तरफ मोड़ दिया जाए उस पानी को, तो शेखावाटी के अंदर इतना प्रोडक्शन हो सकता है। अगर झुंझुनू जिले की बात करें तो झुंझुनू जिले में सारी फसलें होती है। यहाँ पे कपास भी होता है, गन्ना भी होता है, मूंगफली भी होता है, गेहूं भी होता है, सरसों भी होता है, मसाले भी होते हैं, सब्जियां भी होती हैं, फलदार वृक्ष भी होते हैं। बहुत ही पोटेंशियल एरिया है। पूरा शेखावाटी की बात करते हैं, सीकर है, झुंझुनू है, नागौर है, चूरू है। तो उस पानी को अगर इस तरफ मोड़ दिया जाए शेखावाटी की तरफ और बड़े बड़े रिजर्वायर बना दिए जाएं 100 बीघे के या 10 हेक्टर के या 20 हेक्टर के या ज़्यादा एरिया पे डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी कहाँ है, उस पानी को उनमें भर के वहाँ पे उसको स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन के थ्रू अगर फार्मर्स को दे दिया जाए वो पानी, उससे रिचार्ज भी होगा। बिल्कुल। नहर का पानी फैलेगा तो नीचे वाला पानी है वो भी ऊपर आएगा। अच्छा। उसका सबसे बड़ा फायदा होगा। तो जहाँ एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ अकाल, तो बाढ़ वाले पानी को अगर सूखे एरिया में मोड़ देंगे हम तो हमारा बहुत प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, लोगों में खुशहाली भी आएगी। और जो समस्या है पानी की, आज पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और आज के अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं तो 1985 में अदर देन एग्रीकल्चर, कृषि के अलावा जो पानी काम में लिया जा रहा था वो सिर्फ 15% था और आज वो बढ़ के 30 और 35% हो गया है।
खेती वाला पानी कट रहा है और बाकी डोमेस्टिक में जा रहा है, इंडस्ट्री में जा रहा है, और जनसंख्या बढ़ रही है, तो प्रोडक्शन बढ़ाना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो खेती वाले पानी को किस तरह से, जो पानी उपलब्ध है उसको किस तरह से प्लान किया जाए, जो भी हमारे पास में पानी बचाने वाली जो हाई टेक टेक्नोलॉजी हैं, चाहे वो स्प्रिंकलर है, चाहे ड्रिप इरिगेशन है, चाहे माइक्रो इरिगेशन है, अच्छा और दूसरे टेक्नोलॉजी हैं, उनका सहारा लेके हमें जो उपलब्ध पानी है उससे ज़्यादा एरिया कैसे कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे लगे। बिल्कुल। और सर एक सवाल और मेरे दिमाग में था कि जैसे आजकल लोगों को जब सब्जियां खाते हैं आम घरों में लोग, तो ऐसा होता है कि लोगों को ये होता है कि यार सब्जियां जो है वो आजकल शुद्ध नहीं आ रही हैं, बहुत सारे कीटनाशक या जो भी आजकल टेक्नोलॉजी केमिकल जो यूज हो रहे हैं, उस वजह से लोगों का विश्वास भी थोड़ा बहुत कमजोर कहीं ना कहीं हुआ है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो ऑर्गेनिक शब्द का इस्तेमाल आजकल ज्यादा हो रहा है कि ऑर्गेनिक खाना चाहिए। तो सर एक चीज, आप कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, आपकी समझ इस पर बहुत ज्यादा है, क्या जो हमारी लैंड होती है उसमें बिना कोई हानिकारक कीटनाशक मिलाए प्रोडक्टिविटी नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। आज से अगर 60-70 साल पुरानी हम बात करें तो उस समय पूरा ऑर्गेनिक ही था। हरित क्रांति का दौर आया बिल्कुल 60 के दशक में भी 65 के बाद ही आया। उसके बाद में हाई यील्डिंग वेराइटीज आई। हरित क्रांति की वजह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। हरित क्रांति के जनक थे स्वामीनाथन थे, जिनका देहांत भी हो गया है, मैं उनको भी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया खेती के अंदर। वो हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, देश के नहीं वो दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने ऐसी किस्में इजाद की थी 65 और 68 के दशक में। कल्याण सोना, सोनालिका, सोनारा 64, नरमा रोजा, जिनकी वजह से प्रोडक्शन में जबरदस्त बूस्ट आया। उस समय हमारा प्रोडक्शन था वो 1 करोड़ के आसपास था, और 3-4 साल में 1 करोड़ से बढ़ के गेहूं का प्रोडक्शन है वो 1 करोड़ 70 लाख। और उससे पहले हरित क्रांति से पहले हम हर साल 1 करोड़ टन अनाज बाहर से मंगवाते थे, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से। तो हरित क्रांति से बहुत बड़ा जबरदस्त इजाफा भी हुआ है, प्रोडक्शन भी बढ़ा है, खुशहाली भी आई है, आत्मनिर्भर भी है। तो ये उन स्वामीनाथन जी का बहुत बड़ा योगदान था कृषि के अंदर। बिल्कुल। जैविक खेती का जो पॉइंट था, मैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 70 साल पहले पूरे देश के अंदर लगभग ऑर्गेनिक खेती होती थी। और हर जीव जगत है, कोई भी, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, चाहे पेड़ है, चाहे पौधा है, कोई जिसमें जीव है, उसका पोषण का आधार है वो जमीन है, हमारी माँ जिसको बोलते हैं धरती माता। अगर उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। पर्यावरण भी प्रदूषित हो जाएगा, हमारे में भी तरह तरह की बीमारियां आ जाएंगी। मतलब केमिकलाइजेशन की वजह से, हरित क्रांति की वजह से अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग हुआ। अंधाधुंध रसायनों इन द सेंस की यूरिया, डीएपी, पोटास और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हार्बिसाइड, कई तरह के केमिकल, और बिना सोचे समझे, मतलब न बैलेंस था उनका कोई सिस्टम था, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो गई, धीरे धीरे कमजोर हो गई, और जो क्षमता थी पैदावार की वो कम हो गई। तो हमें वापस स्टेप बाय स्टेप, चरणबद्ध तरीके से और बहुत योजनाबद्ध तरीके से हमें धीरे धीरे वापस ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आना पड़ेगा, नेचुरल फार्मिंग पे आना पड़ेगा। बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं देश के जो आज भी नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो बहुत सारे कर ही रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल गया कि जो भी हमारा उत्पाद है, चाहे वो अनाज है, चाहे दाल है, चाहे दूध है, चाहे सब्जी है, चाहे फल है, जिसका हम उपयोग और उपभोग करते हैं, उसके अंदर धीरे धीरे केमिकल का इफेक्ट आ रहा है, उसका रेजिड्यूज आ रहा है, उसका टॉक्सिक इफेक्ट सॉइल पे भी आ रहा है, एनवायरनमेंट पे भी आ रहा है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां लग रही हैं, तरह तरह के उसके अंदर मनुष्य के अंदर विकार पैदा होते हैं। उनको बचाने के लिए वापस हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आना ही पड़ेगा। जो जीवांश आधारित जो हमारी खादें हैं, जिसमें गोबर का खाद है, कंपोस्ट का खाद है, कंपोस्ट में चाहे वो वर्मी कंपोस्ट है, चाहे नेडअप कंपोस्ट है, चाहे हर्बल कंपोस्ट है, चाहे कोई दूसरा कंपोस्ट है, और जमीन को वापस उर्वरता बढ़ाने के लिए हमें वापस उसी सिस्टम में आना पड़ेगा। और जो जितने भी फसलों के अवशेष हैं, अब आप देख रहे हैं कि भट्ठों के अंदर हमारे जो क्रॉप्स के रेजिड्यूज हैं, भट्टी में सरसों की पदाड़ी जा रही है, ग्वार का गोना जा रहा है, बहुत सारी चीजों को हम जलाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जमीन के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट, जो जल ग्रहण करने की क्षमता है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। ऑर्गेनिक जो कार्बन है सॉइल का, जीवांश की मात्रा बहुत कम है। राजस्थान की जमीनें भूखी भी हैं और प्यासी भी हैं। जोर की बरसात हो जाएगी तो मिट्टी कट के चली जाएगी, तेज हवा चल जाएगी तो इधर से उड़ के उधर चली जाएगी।
तो यहाँ की ज़मीनें बहुत कमज़ोर हैं, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम है राजस्थान की ज़मीनों में। इसमें भी ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ाने की आवश्यकता है और बैन लगना चाहिए कुछ चीज़ों पे। जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर पराली को जलाने से एनवायरनमेंट भी खराब हुआ उससे, और सोयल हेल्थ पे भी एडवर्स इफेक्ट करता है। सोयल में जो लाभदायक कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, जो प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं, और पर्यावरण पे भी इसका एडवर्स इफेक्ट आता है। जो जमीन में जीवांश की मात्रा बढ़ाता है, जो रेजिड्यूज है उसकी पदार्थ, वो जल जाएगी तो उसको फायदा नहीं मिलेगा, नुकसान होगा सोयल। तो जो भी पैदा होता है उसको जमीन में वापस उसके अंदर ही समाहित करना चाहिए, उसी में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ताकि सोयल हेल्थ बढ़ेगी और जैविक चीजें पैदा होंगी फिर उससे। बिल्कुल। अब सर इसी में जो है वो जैसा आपने सजेस्ट किया, अब सर मेरा एक जिज्ञासा थोड़ी सी इसको लेकर ये भी थी कि यदि आप 50-60 साल पहले की बात कर रहे हैं, उससे भी पुराने साल पहले की बात कर रहे हैं, तो सब कुछ ऑर्गेनिक होता था, तौर तरीके भी ऑर्गेनिक होते थे। तो सर ऐसा क्या मजबूरियां रही कि रसायनों का उपयोग ज्यादा बढ़ गया, यूरिया, पोटास, इनका उपयोग ज्यादा बढ़ गया और हम ट्रेडिशनल तरीके भूल गए? ऐसा क्या हुआ सर? ऐसा ये हुआ कि जो एक तो प्रोडक्शन कम होता था, आज़ादी की बात करें या 65 के दशक में, देश बाहर से इम्पोर्ट करते थे हम। मैं बता रहा था कि 1 करोड़ गेहूँ हर साल हम बाहर से मंगाते थे। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी ने एक बार ऐसा एक नारा भी दिया था कि एक टाइम का व्रत रखें एक वीक के अंदर। वो अनाज बचाने के पीछे ही उनकी भावना थी, क्योंकि अनाज हम बाहर से लेके आते और यहाँ का प्रोडक्शन कम हो रहा था। हरित क्रांति के बाद में कुछ तो एक आवश्यकता थी हमारी, ये बहुत जरूरी था उत्पादन बढ़ाना, चाहे उसके अंदर उन्नत किस्में हो, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर हो, एक बार पैदावार मिलती है। लेकिन उसमें बिना सोचे समझे किसानों ने उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में, अपनी आमदनी बढ़ाने के चक्कर में यूरिया ज्यादा डाला और उसको बैलेंस नहीं रखा। यूरिया के साथ में DAP भी जरूरी है, मतलब पौधे के जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर है। वैसे तो 21 तत्व हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, बहुत सारे तत्व हैं। लेकिन इनको मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और आमदनी बढ़ाने, किसान भी ज़्यादा आमदनी मिले, उसके चक्कर में हमने रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग किया बिना सोचे समझे बैलेंस मात्रा में, जिसकी वजह से सोइल के अंदर इम्बैलेंस हो गया। जितना नाइट्रोजन डालना है उसी रेशो में आपको फास्फोरस और पोटास और सल्फर भी, मतलब मिट्टी की जांच के आधार पर हमने ये काम नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी दिया था, सॉइल हेल्थ कार्ड बना हुआ। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जमीन के अंदर कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। कई बार हम आवश्यकता से अधिक भी डाल रहे हैं, उससे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रहा है, आपकी लागत बढ़ रही है। आज किसान खेती से विमुख क्यों हो रहा है? खर्चा बढ़ रहा है और आमदनी कम हो रही है। उसका सबसे बड़ा कारण बता दूं मैं आपको, आज से 60-70 साल पहले किसान बाजार से कुछ भी नहीं लेके आता था और आज सब कुछ बाजार से लेके आता है। हर चीज उसको खरीदनी पड़ती है। पहले किसान का खुद का बीज होता था, खुद का उसके पास में औजार होते थे, खुद का पशु होता था जिससे बुआई करता था, खाद गोबर की खुद की होती थी, मेहनत खुद करता था। और आज धीरे धीरे मैकेनाइजेशन की वजह से और मॉडर्नाइजेशन की वजह से किसान है दूसरों पे आधारित हो गया, और जिसकी वजह से खेती के अंदर खर्चा बढ़ रहा है और उसकी लागत है वो कम होती जा रही है। इसको मिनिमाइज करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी भी है और नो कॉस्ट, जिसपे कोई खर्चा नहीं है, समय पे काम करें। खेती में जो भी करना है, हर चीज इंतजार कर सकती है लेकिन खेती इंतजार नहीं कर सकती। आज का काम आज और आज का काम अभी करेंगे खेती में, तभी आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और खर्चे को भी आप कम कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर जाते जाते आप हमारे जो शेखावाटी के किसान हैं या जो लोग आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा, अब तक क्या है कि हम फार्मिंग सिस्टम की जो प्रणाली थी उसको समझ नहीं पाए थे। अभी तक हम क्रॉपिंग सिस्टम आधारित खेती कर रहा था फार्मर, यानी कि फसलों की अकेली खेती करता था। अब समन्वित कृषि प्रणाली है, उसको आधार मानना पड़ेगा। समन्वित कृषि प्रणाली का मतलब फसलों की खेती भी करें, दाल वाली फसलें भी उगाएं, धान वाली फसलें भी उगाएं, मसाले वाली फसलें भी उगाएं, सब्जी भी उगाएं, फलदार पेड़ भी लगाएं और साथ में पशुधन को भी जोड़ें। मुर्गी पालन भी करें, बकरी पालन भी करें, भेड़ पालन भी करें, अच्छी नस्ल के पशु भी उगाएं, ताकि हर रोज किसान को कहीं न कहीं से आमदनी मिले। बिल्कुल। आज जो किसान की जो पैदावार कम हो रही है या आमदनी कम हो रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आज से 5 साल पहले कहा था कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। प्रोडक्शन से दुगनी आमदनी नहीं होगी, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग, तीनों चीजें इक्वली इम्पोर्टेंट है। उत्पादन,
उत्पादकता, उसका मार्केटिंग और उसका मूल्य संवर्धन करके बेचे। एग्जाम्पल के लिए मैं कहना चाहूँगा, कपास है किसान का आज बिक रहा है 7,000 रुपये क्विंटल, और उसमें से रुई निकलती है 1 क्विंटल में से 33 से 35 किलो, और 1 किलो रुई में 10 मीटर कपड़ा बनता है, और 10 मीटर कपड़े से आप 4 शर्ट बनाकर उस पर किसी ब्रांड का ठप्पा लगा के मार्केट में बेचते हैं, तो 1 किलो रुई का किसान को पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 70 रुपए किलो बिक्री है ना वो, बिल्कुल 70 रुपीज। और उसमें से बिनोड़ा निकल जाता है 30% और रुई निकलती है 35%, और उसमें से 10 मीटर कपड़ा बना के बेचते हैं तो 2,000 का बिक सकता है, 500 रुपए का बिक सकता है, 200 रुपए का बिक सकता है। तो जब तक हमारा उत्पाद है उसका प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, उसका वैल्यू एडिशन करके नहीं बेचेंगे। बिल्कुल। जैसे हम चने की बात करते हैं, चना मंडी में सीधा बेचते हैं 6,000 रुपए बनेगा, दाल बनाएंगे तो और आपका इजाफा हो जाएगा, वो आपका 10,000 रुपये बिक जाएगी। बेसन बना के बेचेंगे तो उसका और 2,000 रुपये ऐड हो जाएगा, और कोई मिठाई पापड़ बना के, मंगोड़ी और कुछ बना के बेचते हैं तो और इजाफा हो जाएगा। कृषि को अपने उत्पाद का, चाहे वो अनाज है, चाहे फल है, चाहे सब्जी है, चाहे दूध है, उसको वैल्यू एडिशन करके, उसको प्रोसेस करके अगर मार्केट में जाएगा, और मार्केट में भी सही समय पे, जब मार्केट में भाव अच्छा मिले तभी लेके जाए, उसको स्टोरेज भी कर सकता है। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दे रखी हैं आजकल, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज पे बहुत सारी सब्सिडी भी दे रही है सरकार। तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। अकेला उत्पादन बढ़ाने से आमदनी नहीं बढ़ेगी, उसका प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग, तीनों चीज़ों पे हम जब तक समझ नहीं पाएंगे, जब तक किसान की आमदनी नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ में खास बातचीत की, और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आपने जानकारी हमारे लोगों के साथ में शेयर की है, उनकी लाइफ में वो बहुत काम आने वाली है। आपके साथ समय समय पर हम ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाएं करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर में इस एपिसोड के लिए फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।